नमस्ते दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील। वैदिक आईएएस परिवार में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसे हम लोग कल मुद्रास्फीति पर चर्चा कर रहे थे, उसमें देखे थे मुद्रास्फीति क्या है और मुद्रास्फीति के प्रकार हम लोग देख रहे थे। उसमें पहला प्रकार जो था मांग जनित मुद्रास्फीति, जो कल हमने देखा था मांग के कारण कैसे वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई थी, कल हमने उसकी चर्चा कर लिया था। आज दूसरा जो है, दूसरा पहलू जो हमने देखा था, पहला था मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति जो कल हम लोगों ने देख लिया था, और आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है लागत जनित मुद्रास्फीति, और जो थर्ड है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो कल हम लोगों ने मांग जनित मुद्रास्फीति की चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति, अर्थात जब वस्तुओं के लागत में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने का क्या कारण है? हमने कहा कि वस्तु के लागत में जब वृद्धि होती है तो वस्तु के लागत में वृद्धि, जब वस्तु के लागत में वृद्धि होती है तो वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है। तो वस्तु के लागत में वृद्धि होने के पीछे क्या कारण है, ये भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। किसके कारण वस्तुओं की जो लागत है वह बढ़ जाती है या वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो देखेंगे मजदूरी में वृद्धि के कारण। अगर हम देखते हैं जो लेबर कास्ट है, लेबर कास्ट बढ़ने के कारण भी वस्तु की लागत या वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो देखा गया कि अगर बात किया जाए लेबर की, अगर लेबर की बात किया जाए तो लेबर के अगर कास्ट में वेज में अगर वृद्धि होती है, वेज में वृद्धि होती है तो कास्ट में क्या होती है? वृद्धि। तो लागत बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसलिए देखा गया मजदूरी बढ़ने के कारण भी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। दूसरा देखा जाएगा कच्चे माल के लागत में वृद्धि। कच्चे माल के लागत या कीमतों में वृद्धि। तो कच्चे माल के कीमतों में वृद्धि। तो कच्चे माल के कीमतों में वृद्धि का क्या कारण हो सकता है जिसके कारण वस्तु की कीमत या लागत में वृद्धि होती है? तो चलिएगा, पहला कारण यही हो सकता है कि कच्चे माल की कीमत में बढ़ने के कारण क्या है, जो कच्चे माल है उसके लागत में क्या हो जाए? वृद्धि। तो कच्चे माल के लागत में वृद्धि के कारण ही, लागत में वृद्धि के कारण ही कच्चे माल के कीमत में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने का दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो वस्तु है उसके उत्पादन शुल्क में वृद्धि कर दिया जाए। जब सरकार उत्पादन शुल्क बढ़ा देती है जिसके कारण कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो उत्पादन शुल्क में वृद्धि, उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण भी कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होती है। और तीसरा कारण अगर देखा जाए तो जो कच्चा माल है, कच्चे माल की उत्पादन क्या है? पहले की अपेक्षा गिर जाए। तो देखा गया कच्चे माल के उत्पादन गिर जाए, कच्चे माल के उत्पादन गिर जाने के कारण भी, अगर कच्चे माल के उत्पादन गिर जाएगा तो क्या होगा? कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कच्चे माल की अगर लागत में वृद्धि होगी तो कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो चलिएगा कच्चे माल को हम देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। कच्चे माल की लागत में की वृद्धि होने से, कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने से कैसे कच्चे माल के कीमतों में वृद्धि होती है? चलिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु को हमने कच्चे माल रॉ मटेरियल के रूप में उत्पादन करना है। जैसे मान लीजिए
एग्जाम्पल लेते हैं आलू की। आलू का हमें उत्पादन करना है, तो ऐसे में इसके उत्पादन के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसके पोषक तत्व वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अर्थात पोषक तत्वों में रासायनिक खाद एवं जैविक खाद की आवश्यकता होती है। जैविक खाद और रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। सिंचाई और पोषक तत्वों में तो देखा गया, अगर सिंचाई में वृद्धि होगी, सिंचाई के लागत में वृद्धि होने के कारण भी आलू के उत्पादन जो लागत है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे पोषक तत्वों की बात किया जाए, या रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं या हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। और आज देखिएगा, जैसे जो डाई है, यूरिया है, इसके कीमत में कैसे वृद्धि हो रही है। और ये सब क्या होता है, इन सब कीमतों में वृद्धि होने के कारण जब आलू का उत्पादन होता है तो सारे उत्पादन इसमें लागत जो है जोड़ लिया जाता है, जिसके कारण अगर मान लीजिए, तो ये जो मान लीजिए अगर आलू को पहले उत्पादन करने में अगर 100 रुपये का खर्च आ रहा था, कितना व्यय हो रहा था, 100 रुपये का व्यय हो रहा था। लेकिन जैसे ही रासायनिक और जैविक खाद और सिंचाई के कीमतों में वृद्धि हुई, उनके लागत में वृद्धि होने के कारण अगर लागत वो कितना हो गया, 150 रुपये, तो पहले की अपेक्षा देखा गया आलू के जो कच्चे माल है, आलू की लागत में क्या हो गई, पहले की अपेक्षा वृद्धि हो गई, जिसके कारण कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो गई। तो उत्पादन शुल्क में देखेंगे, उत्पादन शुल्क के कारण कैसे कीमतों में वृद्धि होती है, ये भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल के बाद जब वस्तु तैयार किया जाता है, कोई कंपनी जो वस्तु है उसको क्या करती है, उसका उत्पादन या उसको जब तैयार करती है, जब वह मार्केट के लिए आते हैं तो उसमें जो सरकार है, सरकार एक इस वस्तु पर उत्पादन शुल्क लेती है, उत्पादन शुल्क लेती है। आगे क्या होता है उत्पादन शुल्क जो है हम चर्चा करेंगे, वस्तुओं पर लगाया जाता है, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष टैक्स होता है। तो चलिएगा, जब उत्पादन शुल्क लगाया जाता है तो हमने कहा टैक्स जो होता है सरकार लगाती है, अर्थात सरकार राजकोषीय नीतियों के माध्यम से टैक्स में वृद्धि और कमी करती रहती है। चलिएगा, उत्पादन शुल्क मान लीजिए उस समय उत्पादन शुल्क 10% था, अर्थात एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए उस वस्तु पर जो टैक्स था वह उत्पादन शुल्क जो था 10% था, लेकिन उसे बढ़ाकर सरकार ने क्या कर दिया, 15% कर दिया। अब जो रॉ मटेरियल, जो वस्तु तैयार होगी, उसके कीमत में पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब कच्चे माल का उत्पादन जो है गिर जाने का मतलब है कि पहले की अपेक्षा जब उत्पादन में कमी होने लगेगा, जिसके कारण डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाने के कारण भी कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो लागत जनित मुद्रास्फीति देखा गया, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने का जो कारण है वह लागत है। चाहे मजदूरी में वृद्धि के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, चाहे कच्चे माल के उत्पादन गिर जाए उसके कारण भी कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, या उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के कारण भी, और साथ ही कच्चे माल के लागत में वृद्धि होने के कारण भी। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जिसके अगर कोई भी फैक्टर में वृद्धि होती है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। तो ये है लागत जनित मुद्रास्फीति, अर्थात वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने के कारण जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो इसी को हम बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। तो चलिएगा, पहला हो गया था कल मांग जनित मुद्रास्फीति, आज जैसे हमने देखा लागत जनित मुद्रास्फीति। अब हम बात करेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति की। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति में हम देखेंगे तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जब भंडारण एवं वितरण की सुविधा में
वितरण की सुविधा में कमी के कारण जिस मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिएगा, जब हम देखते हैं कि भंडारण के कारण, किसी वस्तु के भंडारण और वितरण में कमी के कारण ही जिस प्रकार, तो भंडारण और वितरण की सुविधा में कमी के कारण ही जिस प्रकार की मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक। तो एक कारण है भंडारण और वितरण के कारण संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दूसरा है जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक मुद्रास्फीति में जमाखोरी के कारण भी, जमाखोरी और व्यावसायिक समूहीकरण, तो व्यावसायिक समूहीकरण एवं कालाबाजारी के कारण जब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उससे हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। कभी कभी हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि अगर 2016-17 में देखा गया अरहर का उत्पादन, अरहर अगर दाल के उत्पादन की बात किया जाए तो एक एग्जाम्पल देखा जाए कि अरहर की दाल तो 2016-17 में, 17-18 में भी तो देखा गया कि अरहर की दाल की कीमत जो है वह लगभग, अरहर की दाल की कीमत जो है कहीं पर भी 200 रुपये, कहीं 150 रुपये पहुँच गया था। और ये भी न्यूज़पेपर में सुनने को मिल रहा था। डिमांड तो अरहर, अर्थात अरहर की दाल की डिमांड तो भारत में उतनी भी थी और दूसरे वर्ष की अपेक्षा उस वर्ष भी जो उत्पादन होने के बावजूद भी डिमांड में भी क्या हुआ, डिमांड उतना ही हुआ लेकिन सप्लाई भी उससे अधिक, क्योंकि उत्पादन तो उससे अधिक हुआ, फिर भी देखा गया अरहर की जो कीमत है वह आसमान छू रही थी, अर्थात उससे अचानक दुगना रेट में वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि का कारण क्या था? जैसे हमने पढ़ा मांग के कारण जो भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, तो देखा गया डिमांड तो उतना ही था, डिमांड के कारण अरहर के दाल में वृद्धि नहीं हुई और लागत भी उतनी ही थी और लागत के कारण भी अरहर की दाल में वृद्धि नहीं हुई। तो तीसरा प्रश्न आता है, तो ये जो अरहर की दाल में वृद्धि हुई वह किस कारण आता है? अगर आप किसी भी बुक में भी पढ़ेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति नहीं दिया जाता है, कहीं भी नहीं लिखा होगा। ये मेंस का टॉपिक है, आपको समझाने के लिए हमने इसको पीटी के क्लास में जोड़ा गया है, क्योंकि समझने, मुद्रास्फीति को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कैसे हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ें उसको समझने के लिए। जब देखा गया अरहर की दाल न मांग के कारण अरहर की दाल में कीमत वृद्धि हो रही और ना ही लागत के कारण अरहर की दाल में वृद्धि हो रही, लेकिन वृद्धि हुई तो ये पता करना चाहिए था या हमें ये समझना चाहिए था और कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण हमारे दाल की कीमतों में उस वर्ष वृद्धि हुई। उसका मुख्य कारण था जमाखोरी। जमाखोरी के कारण ही देखा गया अरहर की दाल में वृद्धि हुई। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि जमाखोरी क्या है, कैसे हम जमाखोरी के बारे में समझेंगे। चलिएगा, जमाखोरी क्या होता है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जमाखोरी क्या होता है? तो जमाखोरी ऐसे ही समझेंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है, व्यापारी या इसी को हम क्या कहते हैं, बिचौलिया मान लेते हैं। तो कोई व्यापारी है, किसी वस्तु को जब उत्पादक से अत्यधिक मात्रा में खरीद लेता है, उस वस्तु को अत्यधिक मात्रा में खरीद लेता है। जब अधिक मात्रा में वह खरीद लेगा, अर्थात बाजार में उस वस्तु की क्या हो गई, कमी हो गई।
और यह वस्तु को जब अधिक मात्रा में खरीद लेगा तो यह मार्केट में लेकर नहीं जाएगा, मार्केट तक नहीं पहुंचने देता, तो यह मार्केट तक, बाजार तक नहीं पहुंचने देगा, बाजार तक नहीं पहुंचने देता है, बाजार तक नहीं पहुंचने देता। और जब बाजार तक नहीं पहुंचने देगा और यह लंबे समय तक, इस वस्तु को लंबे समय तक अपने गोदाम में रखेगा, अपने गोदाम में रखेगा, और डिमांड के कारण इस वस्तु की क्या हो गई, कृत्रिम कमी हो जाती है। तो हमने देखा जब व्यापारी या बिचौलिया जो है किसी भी वस्तु को उत्पादक से अत्यधिक मात्रा में खरीद कर वह बाजार तक नहीं पहुंचने देता, अर्थात उसे अपने गोदाम में लंबे समय तक रख लेता है, जिसके कारण इस वस्तु की जो कृत्रिम अगर बात किया जाए कमी होती है, इसी को हम बोलते हैं, किसके कारण होता है, जमाखोरी कहलाता है। तो देखा गया कि जब सरकार ने देखा कि अरहर के दाल के कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और सरकार ने काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे, फिर भी अरहर के दालों में कीमतों में रुक नहीं पा रहा था, तब सरकार ने देखा गया कि जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग थे उनके गोदामों में छापा पड़ने लगा और पता चला कि गोदामों में करोड़ों कुंटल जो है वह अरहर की दाल पाई गया और सरकार ने उस अरहर की दाल को क्या किया, जब्त किया। जब इस प्रकार की महंगाई, किसी भी वस्तु की कमी के कारण, क्यों, ये कृत्रिम कमी के कारण जब किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब ये किसके अंतर्गत आता है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति के अंतर्गत। तो इस प्रकार की जो महंगाई या वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वह किसके कारण होती है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति के कारण होती है। अब बात करते हैं व्यावसायिक समूहीकरण क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की व्यावसायिक समूहीकरण। तो व्यावसायिक समूहीकरण क्या होता है, बाजार का नियम है। अगर हम मार्केट की बात किया जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की अगर बात किया जाए, वस्तुएं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसका निर्धारण जो है वह मांग एवं आपूर्ति पर डिपेंड करता है, अर्थात डिमांड एवं सप्लाई एवं उस वस्तु की, उस मार्केट की प्रतिस्पर्धा पर, कंपटीशन पर तय होता है। तो कंपटीशन पर तय होता है। तो हमने देखा किसी भी वस्तु का जो मूल्य है या सेवा का जो मूल्य है वह बाजार के मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर होता है और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर होता है। जब जो व्यावसायिक हैं अर्थात जो कंपनी के मालिक होते हैं वह अपने इस बाजार के नियम को दरकिनार करके वह क्या करते हैं, आपस में सहमति के अनुसार उस वस्तु की कीमत में जब वृद्धि कर देते हैं, इसी को कहा जाता है व्यावसायिकरण, सामूहिक व्यावसायीकरण। चलिए जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल लिया गया, जब 2014 में जियो लॉन्च हुई, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये जब 2014 में जब जियो कंपनी लॉन्च की गई तो सिम फ्री में दिया गया और उस समय देखा गया 2014 में टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति आ गई और कहा गया कि अब ऐसा जो डाटा भी हुआ वो भी सस्ता हो गया, डाटा सारे फ्री और आपका कॉल भी फ्री। तो देखा गया उसमें जो डाटा है और कॉल सब फ्री देने लगे। तो ये हुआ कि अब जो है अब हमें बहुत कम कीमतों में हमें मुहैया कराया जाएगा, तो अर्थात जो हमारा बचत है बचत में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। लेकिन देखा गया कि 2000 और उस समय इन कंपनियों के पास टावर लगाने के खर्च अलग थे, तो हर जगह पर आधारभूत संरचनाओं को डेवलप भी करना था। तब जियो ने फ्री में सिम दिया, फ्री में डाटा दिया, फ्री में कॉलिंग दिया। लेकिन जब आधारभूत संरचना डेवलप हो गए तो अर्थात चाहे वह जियो के हो, चाहे एयरटेल को हो, चाहे वोडाफोन को, बीएसएनएल के अन्य जितनी भी टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं, सभी को अपना जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप कर रहे थे उस समय डाटा पैक क्या था, सस्ता था। लेकिन अगर आज देखा जाए,
आज के समय में उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम डेवलप्ड हो गया है। सिर्फ बात किया जाए जो स्पेक्ट्रम के ही अनुसंधान पर जो भी पैसा खर्च होना है इंजीनियर के लिए, उनके कर्मचारियों के लिए, उसी पर पैसा खर्च होना है। लेकिन अगर आज भी देखा जाए, प्रत्यक्ष रूप से हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन समझ तो सकते हैं कि आज भी डाटा पैक जो कॉल पैक है पहले के अपेक्षा क्या है, महंगा। लेकिन क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए था। क्यों सस्ता? क्योंकि जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय डाटा पैक जो था या कॉल पैक जो था सस्ता आता था। लेकिन आज भी उनकी सारी भी आधारभूत संरचनाएं डेवलप्ड होने के बावजूद भी आज हमें जो डाटा पैक है या कॉल पैक हमें पहले की अपेक्षा महंगा मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी एक सहमति बना ली, इससे नीचे हम डाटा पैक सस्ता नहीं करेंगे। तो यही समझ में आया, यही कहलाता है व्यावसायिक समूहीकरण, जिसके कारण वस्तु की कीमत की जो दर होती है वह कम नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है काला बाजारी क्या होता है। काला बाजारी, चलिए पहले इसको समझते हैं तो फिर एग्जांपल लेते हैं। काला बाजारी अगर सरकार को लगता है किसी अनिवार्य वस्तु, किसी आवश्यक वस्तु की बात किया जाए तो किसी आवश्यक वस्तु, सरकार का उद्देश्य है कोई आवश्यक वस्तु है उसको सरकार सस्ते दामों पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराने का क्या करती है, उपभोक्ता को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, प्रयास करती है। और अगर बात किया जाए लेकिन जो विक्रेता होता है, लेकिन विक्रेता उस वस्तु को ऊंचे दामों पर खुले बाजार में बेच देता है, यही क्या कहलाता है, काला बाजारी। मुझे लगता है कि इससे समझ में नहीं आया होगा काला बाजारी क्या कहलाता है। तो हमने कहा जब कोई भी आवश्यक वस्तु होता है, सरकार का उद्देश्य होता है उस वस्तु को उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाए, लेकिन जो विक्रेता है उस वस्तु को सस्ते दामों पर उपभोक्ता को न उपलब्ध कराकर वह ऊंचे दामों पर किसको बेच देता है, ऊंचे दामों पर बाजार में बेच देता है। तो चलिए समझते हैं काला बाजारी होता क्या है। ये तो था सीधा का सीधा एक परिभाषा, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि काला बाजारी क्या होता है। लेकिन चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं ये काला बाजारी एक्चुअल में होता क्या है, वास्तविक में ये काला बाजारी होता क्या है। चलिएगा सभी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे या नगरीय भी क्षेत्र से होंगे, चाहे जिस क्षेत्र में होंगे, तो गरीबों के लिए सरकार, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो, पोषण स्तर अर्थात कोई भी भोजन के कारण भारत में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, इसके लिए वह विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाता है। तो चलिए आते हैं, बात किया जाए, जैसे बात किया जाए अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना और बीपीएल। तो देखा गया इन योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रति व्यक्ति पर 5 किलो अनाज देती है, तो वह चाहे आप गेहूं लीजिए या चावल लीजिए। इसके साथ साथ वह चना भी उपलब्ध कराती है क्योंकि पोषक तत्व तो उसमें प्रोटीन है। इसके साथ दाल भी उपलब्ध कराती है, शक्कर भी, अर्थात किसी भी व्यक्ति के जो आवश्यक भूत भोजन में जिसमें प्रोटीन, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति कुपोषित ना हो, अर्थात पोषक तत्वों से संबंधित जो भी अनाज होते हैं उससे उपलब्ध कराती है। किसके माध्यम से? कोटेदार के माध्यम से। तो एक शब्द आया कोटेदार, समझते हैं ये विक्रेता क्या, ये जो कोटेदार है, क्योंकि गांव में जो वितरण होगा ये जितने भी संसाधन है, जितने भी, चाहे वह गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे वह आपका शक्कर हो, जो चना हो, सभी को जितने भी अनाज है वह कोटेदार के माध्यम से ही
कोटेदार के माध्यम से वह गांव में या शहरों में वितरित किया जाता। अब कोटेदार क्या करेगा, इस जो गेहूं है, क्योंकि गेहूं की कीमत जो है वह 1 रुपये है और चावल की कीमत 2 रुपये पर केजी है, और चना जो भी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय में लगभग 6 महीने सरकार ने अनाज को फ्री में दिया है। साथ में क्या क्या दिया है, गेहूं दिया है, चावल दिया है और चना दिया। चना इसलिए दिया क्योंकि लोगों को जो प्रोटीन मिलता रहे, वो फ्री में दिया, क्योंकि दिसंबर तक था, दिसंबर के बाद अभी आगे नहीं बढ़ाया गया, ये अभी यहीं तक रोका गया है। तो देखा गया, और कई बार आप लोग देखे होंगे कि डीएम ने छापा मारा और इतने कोटेदार पकड़े गए। तो वो कोटेदार क्या करते हैं, सरकार का उद्देश्य देखिएगा, ये 1 रुपये में गेहूं और 2 रुपये के किलो जो चावल है उससे गरीबों तक पहुंचाना है, सरकार का यही उद्देश्य। लेकिन कोटेदार इन गेहूं को क्या करता है, बाजार में बेच देता है। तो बाजार में यही गेहूं जो वहां के ग्रामीण क्षेत्रों का अर्थात जो गरीबों को देना था, उससे अब क्या करेगा, वह खुले बाजार में 15 रुपये केजी बेच देता है। और यही जब वह कोटेदार ये गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेच देता, तो यही क्या कहलाता है, काला बाजारी। तो ये तो हमारा था मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो ये तीनों मुद्रास्फीति देखा गया। अब हम ये चर्चा करेंगे तो भारत में कौन कौन से मुद्रास्फीति पाई जाती है। तो चलिएगा देखते हैं भारत में कौन कौन सी मुद्रास्फीति पाई जाती है। चलिएगा, भारत में तीनों मुद्रास्फीति पाई जाती है। तीनों प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती है, तीनों प्रकार की। और देखेंगे जब रोजगार का सृजन होता है, तो जब रोजगार का सृजन होता है तो भारत में कौन सी मुद्रास्फीति मिलती है, मांग जनित मुद्रास्फीति पाई जाती है। मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। और जब कच्चे माल के लागत में वृद्धि एवं सप्लाई में कमी होती है, सप्लाई में कमी, तो हम देखेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो लागत जनित मुद्रास्फीति। और जब उत्पादन में देखेंगे, जब भंडारण एवं वितरण की सुविधा में कमी होती है, वितरण की सुविधा में कमी होती है, तब संरचनात्मक मुद्रास्फीति पाई जाती है। तो अगर बात किया जाए तो मुद्रास्फीति भारत में जो तीनों प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती हैं, तो रोजगार के सृजन के कारण, अगर जो पीछे बताया गया रोजगार का सृजन होगा, वेतन में वृद्धि होगी, लोगों के पास पैसे आएंगे तो डिमांड में वृद्धि होगी, उसके कारण जो भी डिमांड के कारण जो भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उसे मांग जनित। तो फिर देखा गया लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अगर भारत में बात किया जाए, ये जो महंगाई को रोकने अर्थात जो नियंत्रण करते हैं, तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं। आरबीआई अगर पूछा जाता, कई बार प्रश्न भी मेंस में आया है कि आरबीआई जो है कौन से मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर पाएगी। तो ये तो लागत जनित है, इस पर हमारे आरबीआई का कोई पूर्ण रूप से कोई नियंत्रण नहीं है। और ना ही भंडारण एवं वितरण में, क्योंकि वस्तुओं के भंडारण वितरण से संबंधित उसकी कोई भी पॉलिसी नहीं, अर्थात इस दोनों में तो वह प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती। लेकिन रोजगार के सृजन मांग जनित मुद्रास्फीति अपने मौद्रिक नीतियों के माध्यम से पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकती, मांग जनित को आंशिक रूप से कुछ हद तक नियंत्रित कर सकती। तो आरबीआई जो है, आरबीआई वह आंशिक
रूप से मांग जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल या नियंत्रित कर सकती है। लेकिन कच्चे माल अर्थात लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति में पूर्ण रूप से पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकती है। अर्थात बात किया जाए इसमें आरबीआई का कोई योगदान नहीं होता। इसलिए मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है। बिना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बिना आरबीआई जो है वह इन्फ्लेशन को नियंत्रित नहीं कर सकती। अगर भारत में इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना है तो आरबीआई साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग के साथ ही इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। और ये हमारा था। तो हमने क्या क्या देखा मुद्रास्फीति में, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, परिभाषा देख लिए, मांग के कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार भी हमने देख लिए। कल हम लोग जो चर्चा करेंगे वह चर्चा होगा कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर या किस किस पहलुओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे उत्पादक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ता वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगी या कमी होगी, ऋणी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋण देने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी की सारी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।